और चलिए आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर आपको बता दें, सीट शेयरिंग पर कल से कांग्रेस चर्चा करने वाली है। कल बिहार से चर्चा की शुरुआत होगी। आरजेडी से कल कांग्रेस की बात होने वाली है। ये बड़ी जानकारी मिल रही है इस वक्त की, जहां सीट शेयरिंग को लेकर कल आरजेडी और कांग्रेस के बीच में चर्चा होगी। कल बिहार से इसकी शुरुआत होने वाली है। सबसे पहले अपने घटक दल आरजेडी से चर्चा कांग्रेस की तरफ से की जाएगी। दोनों के बीच में सीट शेयरिंग, किस तरीके से सीटों का बंटवारा होगा लोकसभा में, उसे लेकर बातचीत होगी। आशीष कुमार सिंह इस खबर पर और ज्यादा जानकारी देंगे, मेरे सहयोगी। सीट शेयरिंग पर बातचीत होने वाली है आशीष, आरजेडी और कांग्रेस के बीच में, और क्या जानकारी मिल रही है इसे लेकर? देखिए, 2 दिन पहले ही कांग्रेस ने जो नेशनल अलायंस कमेटी बनाई थी, उन्होंने अपनी रिपोर्ट कांग्रेस अध्यक्ष को सौंप दी थी और उसके बाद 2 रोज बाद ये बातचीत शुरू होनी थी सभी घटक दलों से, जो भी इंडिया अलायंस के पार्टनर थे, जिसकी शुरुआत कल नेशनल अलायंस कमेटी के साथ कांग्रेस की बातचीत शुरू हो जाएगी अपने एलाइज से। और इसकी शुरुआत बिहार की पार्टी आरजेडी के साथ की जा रही है कि कितनी सीटों पर एडजस्टमेंट हो सकता है, कितनी आरजेडी लड़े, कितनी कांग्रेस, कितनी जनता दल यूनाइटेड। ऐसे ही स्टेट वाइज राज्यवार सभी पार्टियों से जो कि इंडिया अलायंस के पार्टनर्स हैं, इनके साथ चर्चा होनी है। अगले कुछ दिनों में इन टॉक्स को, इन बातचीत को कंक्लूड करके एक खाका तैयार किया जाएगा, जिसके आधार पर आखिरी फैसला होगा कि इंडिया अलायंस के तमाम पार्टनर्स के बीच में अलग अलग राज्यों में कितने सीटों पर अलायंस हो सकती है। इसकी शुरुआत कल से होने वाली है आरजेडी के साथ बातचीत के साथ। जी ठीक है आशीष, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और एक बार फिर से लाइव तस्वीरें हिमाचल से आपको दिखाते हैं, जहां अनुराग ठाकुर इस वक्त क्या कुछ बोल रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। और एक से श्रेष्ठ का उद्देश्य गांव और पंचायत स्तर पर उस इलाके के आसपास के स्कूलों के, सरकारी स्कूलों में या गैर सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को स्कूल के बाद जो ट्यूशन नहीं ले सकते या जिसको शिक्षा में और मदद चाहिए और सामाजिक आर्थिक किसी भी पृष्ठभूमि से हो, हम उनको मदद करते हैं। मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि माननीय उपराष्ट्रपति जी, 9,000 से ज़्यादा बच्चे इसमें पढ़ते हैं। लगभग 32,000 से ज़्यादा लोगों के जीवन में एक बड़ा बदलाव आया है। और आज आपके ही कर कमलों से 500वें केंद्र का भव्य लोकार्पण आज एक से श्रेष्ठ केंद्र का होने जा रहा है। हमने शिक्षा के साथ साथ आधुनिक उपकरणों को जोड़ने का काम भी किया। हम इसमें टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम भी करते हैं। और आज आपके कर कमलों से ही जहां एक और 9,000 बच्चों को स्कूल बैग मिलेंगे। स्कूल बैग में भी ऐसे स्टैंड होता है कि वो टेबल भी बन जाता है, बैठ के काम आसानी से कर पाते हैं। और जो अध्यापक हैं हमारे, उन सबको जहां एक और लैपटॉप और टैबलेट्स ये देने का काम भी आज किया जाएगा। तो जहां एक और टीचर्स के लिए टैबलेट्स ऐसी सुविधा होगी, वहीं पर बच्चों को पेंसिल बॉक्स, बैग, किताबों से लेकर अन्य सामग्री दी जाएगी। आप बाईं ओर देखेंगे, आपको किसी कार्यक्रम में ऐसा नहीं नजर आएगा। गेट था बाहर, तो वो भी हिमाचल का गेट था। ये आपके दाहिनी ओर बना है, तो पेंसिल इसके ऊपर बनी हुई है। आपका ये जो स्केल इसके ऊपर बना हुआ है, वहाँ ज्योमेट्री बॉक्स की तरह बना हुआ है। तो पूरी थीम ही बच्चों के आसपास जो उनके मतलब का है। अगर जिस मंच से आप भाषण करेंगे साहब, वो भी एक किताब की तरह, जहाँ पर आपका माइक लगा है, तो वो भी एक किताब का रूप उसको दिया गया है। नहीं तो बाकी जगह पोडियम जैसे बनते हैं वो बहुत अलग हैं। तो एक एक चीज़ पर ध्यान दिया गया कि कैसे इसको किया जाए। इसी तरह से ही हम बच्चों के पढ़ाने लिखाने पर भी बहुत बारीकी से उसके ऊपर ध्यान देते हैं। माननीय उपराष्ट्रपति जी, मेरे पिता स्वयं एक प्रोफेसर थे। 10वीं कक्षा तक यहीं हमीरपुर के स्कूल में 8 किलोमीटर पैदल जाकर पढ़ते थे। और 10वीं के बाद LIC की नौकरी करने गए और तो शाम के कॉलेज में इवनिंग क्लासेस प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जी लेते थे। BA किया, MA किया, लॉ किया और फिर प्रोफेसर लगे। वो सांसद भी बने, मुख्यमंत्री भी बने, नेता प्रतिपक्ष भी रहे, लेकिन उनके अंदर का प्रोफेसर और एक अध्यापक वो सदा जीवित रहा। तो जब मैंने बाकी कार्यक्रम शुरू किए तो उन्होंने कहा कि बेटा, सबसे बड़ा आधार शिक्षा होता है। और मेरे अंदर का वो अध्यापक बार बार कहता है कि मैं और बच्चों को पढ़ाऊं। तो मेरे मन में आया कि मेरे पिता और पढ़ाना चाहते, तो हम क्यों ना एक ऐसा कार्यक्रम शुरू करें जहां गरीब और सामान्य परिवार के बच्चे भी पढ़ सकें।
तो हमें ये तस्वीरें आप देख रहे थे हमीरपुर से, जहां अनुराग ठाकुर इस वक्त कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। आगे बढ़ेंगे, बड़ी खबर आपको बता दें, बंगाल में ईडी पर हमले पर राजनीति तेज हो गई है। बीजेपी के निशाने पर ममता सरकार। बंगाल में राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं। बीजेपी का यह कहना है बंगाल में भ्रष्टाचार को संरक्षण दिया जा रहा है, कानून अपना काम करेगा। तो बंगाल में ईडी पर हुए हमले पर अब राजनीति भी तेज हो गई है। वार पलटवार का दौर जारी है। बीजेपी ने टीएमसी पर आरोप लगाया है, बंगाल में राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं, बीजेपी का यह कहना है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी जी। सर, बीते रोज हमने देखा कि बंगाल में जब ईडी की टीम रेड करने गई तो वो ईडी की टीम के ऊपर हमला होता है। अब एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें शहनवाज जो है शख्स उसका वो भड़काऊ भाषण देता हुआ दिखाई पड़ रहा है। साफ तौर से ये भी चुनौती दे रहा है कि ईडी और सीबीआई की टीम उसको छू नहीं पाएगी और बीजेपी वर्कर और लीडर को वो 2024 के बाद देख लेंगे। ये जो इस तरह का कि ये क्लियर कट केस है टेररिज्म का, आतंकवाद का। अभी तक जो है वो जिस तरह से जब पश्चिम बंगाल में राष्ट्रद्रोही ताकतें, जो आपराधिक ताकतें हैं, वो पूरी तरह से समाज के सुरक्षा के लिए ख़तरा बनी हुई थी और सरकार उसको संरक्षण कर रही थी। लेकिन ये तो शुद्ध रूप से कानून की ताकत को जो है वो करप्शन की आफत से आप हाईजैक करने की और उसको बंधक बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये हो नहीं सकता। चोरी और सीनाजोरी के दिन गए, अब लद गए दिन। एक तरह से सर आपने वीडियो जरूर देखा होगा, इस तरह से धमकी दी जा रही है साफ तौर से, क्या बड़ी कार्रवाई? वो तो कानून अपना काम करेगा। और चलिए अब आपको राजनीति का दिलचस्प खेल दिखाते हैं। लोकसभा चुनाव में टीएमसी के साथ बंगाल में गठबंधन के गणित में उलझी कांग्रेस के नेता ईडी के एक्शन को लेकर ममता बनर्जी का बचाव भी कर रहे हैं और सवाल भी उठा रहे हैं। आप कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बंगाल के अध्यक्ष की ये बयान भी सुनिए। ईडी को, सीबीआई को, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को और दूसरे छोटे मोटे एजेंसीज को भी विपक्षी नेताओं के ऊपर आज हमला कर रहे हैं, डरा रहे हैं और डरा के अपनी बात मनवा रहे हैं। ये ठीक नहीं है। किसी को कांग्रेस वाले को पकड़ लिए, कहाँ कहीं टीएमसी वालों को पकड़ लिए, किसी टीडीपी वालों को पकड़ लिए, किसी आप आदमी किसी को भी पकड़ लो, आप तो उसको किसी न किसी केस में डालते हो। डालने के बाद अगर वो आदमी आपके पार्टी में ज्वाइन होता है वो क्लीन हो जाता है। इतनी बड़ी ड्राई क्लीन फैक्ट्री शाह साहब के पास है, हमारे पास कलंकित, उनके पास जाते ही व्हाइट। अगर ईडी को पीट के, मार के, धक्का मार के और ईडी के खिलाफ केस दर्ज करके ईडी को घुसने की इजाज़त नहीं दिया जाएगा तो इस तरीके की जो धांधली हो रहे हैं, जो भ्रष्टाचार हो रहे हैं, उसका तब्दीश कैसे होगी ये सबको मालूम हो चुके हैं। और ये सबको इस विषय पे गहन अध्ययन करना चाहिए और गहन तरीके से सोचना चाहिए। ये जरूर मेरा सलाह होगी सबको। आगे बढ़ेंगे बड़ी खबर के साथ। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा की भव्य तैयारी चल रही है। अयोध्या में भव्य समारोह होने वाला है, लेकिन देश भर में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर राजनीति भी तेज हो गई है। प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण को लेकर जेडीयू सांसद कौशलेंद्र कुमार ने विवादास्पद बयान दिया है। वो न्योता क्यों दे रहे हैं? किन्हीं के पिताजी का श्राद्ध है कि किन्हीं के औरत बेटा का ब्याह है? अब बताइए, वो जो न्योता दे रहा है वो बेवकूफ़ आदमी न्योता दे रहा है। सिर्फ 22 तारीख से काम नहीं चलेगा। 22 तारीख को वैसे लोग आवे, पति और पत्नी मिलकर वहाँ भगवान राम सीता का कल्याण करें, उनसे जाके आशीर्वाद लें। अगर बिना सीता के चले गए ना तो उनका भी कल्याण होने वाला नहीं है 2024। कि सीता का अगर कोई अपमान कर रहा है तो वह आदमी 2024 में आने वाला नहीं है। और चलिए अब आगे बढ़ेंगे तो आज दुनिया के सबसे बड़े गुरुकुल का हरिद्वार में शिलान्यास किया गया है। इसका नाम है पतंजलि गुरुकुलम। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी, एमपी के मुख्यमंत्री मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल शिलान्यास के कार्यक्रम में मौजूद रहे। राजा भी हैं, वो पति भी हैं, वो भ्राता भी हैं, वो सखा भी हैं, वो त्राता भी हैं। राम, उनका जो व्यक्तित्व है, चरित्र है, वो विविध रूपों में हमारे लिए प्रेरणा है। और बस एक
स्वर महर्षि दयानंद के लिए। अभी तो और संभलना है। ताली बजाओ ना, ऐसे खामोशी से ऐसे नहीं बैठो, दोनों हाथ खोल के बैठो। जिनको टेक्निकल प्रॉब्लम ना हो, नहीं तो भगवान अगले जन्म में साथ दूसरा काम दे देंगे। तो अभी ताली नहीं बजाएंगे ना, फिर घर घर जाके ताली बजानी पड़ेगी। अभी तो और संभलना है, अभी तो और संभलना है, अभी तो और संभलना है। ऋषि दयानंद के सपनों को, स्वामी दयानंद के सपनों को हमें पूरा करना है। अभी तो और संभलना है, अभी तो और संभलना है, अभी तो और संभलना है। आंधी वर्षा तूफानों से कभी नहीं बहकाए। ओ आंधी वर्षा तूफानों से कभी नहीं बहकाए। ओ जब हो संकट देश धर्म पर अपना फर्ज निभाए। प्राण भले ही जाए, सत्य से न डिगना है। अभी तो और संभलना है, अभी तो और संभलना है, अभी तो और संभलना है। ऋषि दयानंद के सपनों को, स्वामी दयानंद के सपनों को हमें पूरा करना है। अभी तो और संभलना है, अभी तो और संभलना है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।